हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी 11वीं कक्षा के होनहार विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि लाइव क्लास में देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि मैडम तबीयत बहुत खराब चल रही है, तो मैं इसलिए हमेशा आपसे कहती हूँ कि स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है और उसके बाद अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना है। इसी तरह से आप जब स्वस्थ रहते हैं तो अपने कार्य को भी सही से कर पाते हैं। तो बस हमेशा अपना ख्याल रखिएगा और बने रहिए हमारे साथ। लेकर आई हूं आज आपकी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 पाठ 7 तोड़ती पत्थर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। करने वाले हैं हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुविकल्पी प्रश्न। इसमें आपको पता ही है कि क्या बताया है कवि ने। जब पता है तो उत्तर भी देना है आपको। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। तोड़ती पत्थर के कवि हैं त्रिलोचन, दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत और निराला। तो आप तुरंत जवाब दे चुके होंगे, निराला ही इसके कवि हैं। अब दूसरा है, निराला का जन्म कब हुआ था। अब बताइए, यदि आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो बड़ी जल्दी से आप उत्तर दे चुके होंगे। अच्छा, ओहो, निराला जी का जन्म हुआ था, इनमें से लिखा तो है सही जवाब। और साथ ही साथ आपको यह भी पता होगा कि तोड़ती पत्थर में कवि ने किसका वर्णन किया है, कब का वर्णन किया है, कैसा वर्णन किया है और ये किस प्रकार की कविता है। और साथ ही साथ निराला जी किस प्रकार के कवि हैं, सारे उत्तर आपको पता है। तो बताइए मुझे, निराला जी का जन्म कब हुआ। विकल्प है सन 1897, सन 1890, सन 1880 या 1885। हाँ, जिसको याद है वो उसने जवाब दे भी दिया होगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखिए आंसर कि क्या जवाब है। पहले प्रश्न का उत्तर आपने दे दिया निराला जी। दूसरे प्रश्न पर हम पहुंचे हैं। तो दूसरा प्रश्न है हमारा कि उनका कब हुआ जन्म। दूसरे प्रश्न का उत्तर आपको क्या लग रहा है बच्चों? बताओ, दूसरे प्रश्न का उत्तर 1897, 1890, 1880 या 85। क्या दूसरे प्रश्न का उत्तर दूसरा है या पहला है? तो यदि जिसने चुना है आंसर ए 1897, यदि आपने चुना है तो आपका जवाब एकदम सही है। वेरी गुड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए, तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? उत्तर दिया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दूसरा प्रश्न आया, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ? तो आपने जवाब दे दिया सन 1897। अब तीसरा प्रश्न आ गया कि निराला का जन्म स्थान कहां है। कहां? पहला बंगाल, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा दिल्ली। निराला का जन्म स्थान बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर दिल्ली। जन्म स्थान क्या है? बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या दिल्ली? यस। जहां रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म कहां हुआ था? कहां हुआ था? जो दी तोरे डॉग शोने कोई नौशे तो बे एकला चलो रे, मने बिसारियो नहीं। तो बच्चे, यदि आपने जवाब दिया है तीसरे प्रश्न का उत्तर ए, तो आपका जवाब है एकदम A1, बिल्कुल सही जवाब। चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। अब देखते हैं कि कौन आप में से उत्तर देता है। क्या आप तैयार हैं? इस पाठ से संबंधित, इस कविता से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आप तैयार हैं? तो कस लीजिए अपनी कमर और हो जाइए तैयार जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में चौथे प्रश्न के उत्तर के लिए। अब आया मजेदार प्रश्न। निराला के पिताजी का नाम क्या था? निराला जी के पिताजी का नाम था, पहला रामानुज त्रिपाठी, दूसरा केदारनाथ त्रिपाठी, तीसरा पंडित राम सहाय त्रिपाठी या फिर चौथा इनमें से कोई नहीं। पिताजी का नाम बेटा, निराला जी के पिताजी का नाम
सब यहां पर त्रिपाठी हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला तो उनको उपाधि दी थी। तो यहां पर जो नाम दिए जा रहे हैं, पहला रामानुज त्रिपाठी हैं, केदारनाथ भी त्रिपाठी हैं, पंडित राम सहाय त्रिपाठी भी हैं। इनमें से कोई नहीं। क्या विकल्प ये सही है? लगा दूं? नहीं। तो क्या लग रहा है आपको? पता है? चौथे प्रश्न का सही जवाब यदि आपको लग रहा है सी, पंडित राम सहाय त्रिपाठी, क्या आप में से किसी ने चौथे प्रश्न का तीसरा विकल्प चुना? यदि चुना है तो आप पहुंच चुके हैं पांचवें सवाल पर, क्योंकि चौथा आपका सही है, पंडित राम सहाय त्रिपाठी। ये हमने देखा था कि उनका जो जन्म है वो हुआ था बंगाल में 1897 में। अब राम सहाय त्रिपाठी उनके पिताजी हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निराला की विशेष अभिरुचि थी। किसमें अभिरुचि थी? संगीत में, कुश्ती में, सितार वादन में, या फिर क और ख दोनों में? कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय जब हम पढ़ रहे थे, याद कीजिए, सुडोल काया, हिष्ट पुष्ट शरीर, गौर वर्ण, देखने में बहुत ही, कह सकते हैं हम, हैंडसम, बहुत अच्छे थे। ठीक है, साथ ही साथ उनकी रुचि, लिखा था उसमें, संगीत में, कुश्ती में, सितार वादक में, किस में? अब यदि संगीत में है तो पहला सही होगा, कुश्ती में है तो दूसरा, तीसरा सितार वादक। और यदि आपको लगता है कि क और ख मतलब संगीत में भी उनकी रुचि थी और कुश्ती में भी, गायन में भी उनको रुचि थी, और कुश्ती पहलवानी, यस, है ना, पहले पहलवानी का बड़ा बोलबाला हुआ करता था। एक पाठ है एनसीईआरटी में, पहलवान की ढोलक, आपने पढ़ा है वो? पहलवान की ढोलक बहुत अच्छा पाठ है 11वीं 12वीं में, जिसमें कुश्ती का बोलबाला था, और कुश्ती करने वाले गांव में जहां रहते थे ना, लोग उन्हें बड़ा मतलब आदर सम्मान देते थे, बहुत पहुंच और बहुत नाम हुआ करता था। ठीक है, तो अब मैं एक और प्रश्न आपसे करती हूं इसी से संबंधित कि भारत में कौन कौन से ऐसे कुश्ती करने वाले पहलवान हैं जिनका नाम काफी विख्यात हुआ, और ना केवल उन्होंने अपना नाम कुश्ती में ही कमाया बल्कि अभिनय में भी उन्होंने एक अलग छाप छोड़ी। पहलवान कौन थे? दारा सिंह, यस, वाओ। दारा सिंह एक बहुत ही प्रसिद्ध पहलवान माने जाते हैं क्या हैं? और रामायण, जो दूरदर्शन पर एक रामायण धारावाहिक आता था, वो बिल्कुल आपने देखा ही होगा, उसमें हनुमान जी की जो भूमिका अदा की थी वो दारा सिंह जी ने ही की थी, और ऐसी भूमिका युगों युगों तक याद की जाती रहेगी। दारा सिंह द्वारा हनुमान जी की भूमिका निभाई गई थी, वो थे कुश्ती अर्थात पहलवान, कुश्ती में सबसे अधिक रुचि रखने वाले। अब चलते हैं कि निराला जी की विशेष रुचि किसमें थी? संगीत में, कुश्ती में, सितार वादन में, या का और खा दोनों में? बेटा यहां यदि आपने उत्तर दिया है का, तो आपका जवाब गलत होगा। यदि आपने जवाब दिया है खा, तो आपका जवाब गलत होगा। अरे, उत्तर दिया है तीसरा सितार वादन, गलत होगा। यदि आपने उत्तर दिया है डी, तो आपका जवाब एकदम सही होगा, क्योंकि निराला जी की संगीत और कुश्ती दोनों में ही अभिरुचि थी। उन्हें संगीत में इंटरेस्ट था, साथ ही साथ वे पहलवानी भी करते थे, इसलिए का और खा जो विकल्प है वो सही है। ठीक है, अब हम चल रहे हैं छठवें प्रश्न की ओर, और छठवां प्रश्न ये रहा, निराला जी की पहली कविता है कौन सी? पहली कविता, पहली तोड़ती पत्थर तो है, लेकिन क्या तोड़ती पत्थर निराला जी की पहली कविता है?
तोड़ती पत्थर नहीं, पहला लिखा है जूही की कली, दूसरा लिखा है तोड़ती पत्थर, तीसरा लिखा है सड़क पर मौत, चौथा लिखा है इनमें से कोई नहीं। निराला की पहली कविता है जूही की कली या तोड़ती पत्थर या सड़क पर मौत। तो बच्चों छठवां जो प्रश्न है उसका जवाब है ए, बी, सी या डी। उसका जवाब होगा ए, जूही की कली निराला जी की पहली कविता है। याद रखिएगा, याद रखिएगा हमेशा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो पहली कविता है वो जूही की कली है। ठीक है, ओके, चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। पत्थर तोड़ती मजदूरनी को कवि ने कहां देखा था? बताएं, कहां पर देखा था कवि ने पत्थर तोड़ती युवती को? वह तोड़ती पत्थर देखा उसे कहां? पहला दिया है इलाहाबाद की सड़कों पर, दूसरा इलाहाबाद की अट्टालिकाओं में। अट्टालिकाओं का अर्थ होता है बड़ी बड़ी इमारतें, हवेलियां। हाँ, क्या वहां उन्होंने देखा था? या इलाहाबाद के पथ पर, पथ रास्ता सड़क, तो अट्टालिकाओं में देखा था, सड़कों में देखा था, या पथ पर देखा था, या इलाहाबाद की गलियों में? अरे वाह यार, क्या भ्रमित करने वाले विकल्प दिए हैं। तो देखो, पत्थर तोड़ती मजदूरनी को कवि ने इलाहाबाद की सड़कों पर देखा था। क्या लिखा है? वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद की सड़कों पर। नहीं अच्छा लग रहा है ना? पहला नहीं है। दूसरा है वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद की अट्टालिकाओं पर। हो ही नहीं सकता, पत्थर तोड़ रही है और महलों में रहती होगी, इमारतों में रहती होगी, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में रहती होगी। नो वे। तीसरा, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, और वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद की गलियों में। गलियों कूचों में क्या करने गए थे कवि? तो उत्तर सही होगा कि देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। यही है सही जवाब। ठीक है, इलाहाबाद के पथ पर। चलो, इसका जवाब सी। क्लियर? अगला, निराला रचनावली। निराला रचनावली, अब हम आगे से लिखेंगे। ठीक है, निराला रचनावली खाली स्थान दिया है, 8 खंडों में प्रकाशित है। सामाजिक प्रकाशन दिल्ली से, राजकमल प्रकाशन, लोक प्रकाशन, या इनमें से कोई नहीं। तो निराला रचनावली सामाजिक प्रकाशन दिल्ली से 8 खंडों में प्रकाशित है। पढ़ा था कुछ आपने ऐसा? या फिर निराला रचनावली राजकमल प्रकाशन दिल्ली से 8 खंडों में प्रकाशित है, या फिर निराला रचनावली लोक प्रकाशन दिल्ली से 8 खंडों में प्रकाशित है। सामाजिक प्रकाशन राजकमल प्रकाशन या लोक प्रकाशन? दीजिए जवाब। निराला रचनावली राजकमल प्रकाशन दिल्ली से 8 खंडों में प्रकाशित है। हाँ, अपने नाम के साथ आप कमेंट लिखा करिए। जैसे आईडी तो आपकी अलग अलग होती है फिर कभी आप पूछ लेते कि बताइए मैडम मेरा नाम क्या है। अरे आप यदि आईडी चेंज कर लेंगे, जैसे बहुत से बच्चे हैं, ठीक है, जैसे कुछ आ जाते हैं स्मार्ट बॉय से, फिर उसका नाम हर्ष रहता है, कहीं कोई किसी नाम से आ जाता है, फिर उसका नाम अंशिका रहता है। यदि आप दूसरी आईडी से आ जाएंगे तो मैं कैसे पहचान पाऊंगी? तो भाई अपनी नाम के साथ आप कमेंट किया कीजिए ताकि मुझे पहचानने में आसानी हो बेटा। ठीक है, तो यहां पर यदि आपने दिया है राजकमल प्रकाशन तो आपका जवाब एकदम सटीक 6 सही है। अगला, कवि निराला की तोड़ती पत्थर एक गरीब मजदूरनी की व्यथा कथा का दर्पण है। पहले तो मुझे आप ये बताइए, क्या दर्पण
पता है आपको किसे कहते हैं? दर्पण। कहते हैं ना, साहित्य ही समाज का दर्पण है। तो क्या होता है दर्पण? दर्पण मतलब आईना, जिसमें हम अपनी छवि देखते हैं, उसे हम आईना कहते हैं। तो क्या साहित्य समाज का दर्पण होता है? अब यहां लिखा है, कवि निराला की तोड़ती पत्थर एक गरीब मजदूरनी की व्यथा कथा का दर्पण है, परिचयात्मक का दर्पण है, कार्य का दर्पण है। एक तोड़ती पत्थर जो कविता है, उसमें एक गरीब मजदूरनी की व्यथा कथा का दर्पण है। पूरी तरह से इस कविता में कवि ने बताया है कि किस तरह से एक गरीब मजदूरनी अपना जीवन जी रही है। और ऐसा नहीं है कि वो किसी से शिकायत कर रही हो या बेचारी मजबूर हो, मजबूरी है उसके पीछे, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहती है। जब कवि उसको देखते हैं अचानक, तो वो भी कवि को देखती है, लेकिन फिर तुरंत ही अपना ध्यान अपने कार्य पर लगाकर अट्टालिकाओं की ओर भी संकेत करती है। अट्टालिका, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इमारतें, जहां पूंजीपति लोग रहते हैं तथा कथित समाज में, जिन्हें बड़े लोग कहा जाता है। ऐसे बड़े लोग जिनके मन में इंसानियत की भावना ही नहीं, ऐसे लोग जिनके मन में मानवता है ही नहीं, जो धन से व्यक्ति को आंकते हैं या उसकी तुलना करते हैं। आखिर ऐसा क्यों? तो इसका जवाब होगा कि कवि निराला की तोड़ती पत्थर एक कविता एक गरीब मजदूरनी की व्यथा कथा का ही दर्पण है। पता है ना कि किस तरह से जब कवि जाते हैं और वो पेड़ के नीचे, एक ऐसे पेड़ के नीचे बैठकर पत्थर तोड़ रही है, मोटा सा भारी भरकम हथौड़ा हाथ में लेकर, पत्थर जो सबको तोड़ देता है। कहते ना कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते, तो पत्थर जो सबको तोड़ता है, लेकिन वो पत्थर तोड़ रही है। कोमल शरीर, सुंदर शरीर, युवती, जवान पूरी तरह से। कवि ने लिखा है कि उसकी सुगठित काया, सौष्ठव, मतलब एकदम वो युवती है, सांवला शरीर है, क्योंकि धूप, गर्मी की इतनी खतरनाक धूप है जहां व्यक्ति घर से बाहर निकलने में ही झुलस जाता है। गर्म हवाएं चल रही हैं, लू चल रही हैं, ऐसी हवाएं जो व्यक्ति को मुरझा कर रख देती हैं। लेकिन उस तपती दोपहरी में, जहां धरती जैसे आग उगल रही है, सूरज आग के गोले बरसा रहा है, और उस स्थिति में भी वो एक छायाहीन पेड़ के नीचे पत्थर तोड़ती नजर आ रही है। किसी की तरफ नहीं देख रही है, कहीं ध्यान नहीं है, बस अपना काम किए जा रही है। जब कवि ने उसकी तरफ देखा और उसने जरा सी दृष्टि कवि की ओर उठाई, तो उसकी मूक भाषा ने सब कुछ बयां कर दिया कि वो क्या कह रही है, क्या कहना चाहती है, वो क्या बताना चाहती है कि देखो इन समाज के बड़े लोगों को घरों के अंदर कैसे ऐशो आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह की इनके मन में मानवता की भावना नहीं है। वो कुछ ना कहकर भी सब कुछ कह जाती है। कवि ने बड़ा ही मार्मिकता के साथ इस कविता की रचना की है, और आपने सुना ही था। यदि पहला वीडियो नहीं देखा है बेटा, जिसमें हमने व्याख्या की है, तो उसको जरूर देखो। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मजदूरनी अपने काम में पूर्ण तन्मयता से व्यस्त है। मजदूरनी अपने कर्तव्य काम में, श्रम साध्य काम में, प्रकाशन के काम में कौन सा काम कर रही थी? वो क्या कोई कर्तव्य निभा रही थी, या श्रम कर रही थी, कठिन परिश्रम, या किसी पुस्तक का प्रकाशन कर रही थी? क्या कर रही थी वो? मजदूरनी अपने श्रम साध्य पूर्ण तन्मयता से व्यस्त है। श्रम के प्रति, श्रम साध्य का अर्थ क्या होता है? जो श्रम के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो, जो पूरी तरह से अपने कर्म और श्रम या परिश्रम, अच्छा एक और मैं बता दूं यहां पर, श्रम और परिश्रम, परिश्रम का महत्व आपने अनुच्छेद पढ़े होंगे। पर्यावरण एक शब्द होता है, पर्यावरण शब्द होता है बेटा, होता है। तो जब हम पर्यावरण की परिभाषा पढ़ते हैं या इससे संबंधित कोई अनुच्छेद लिखते हैं, क्या कहते हैं? पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, परि
तथा आवरण, परि तथा आवरण, इससे मिलकर बना पर्यावरण। ठीक है, परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है घेरा, घेरा। तो चारों ओर के घेरे, जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे रहता है उसे पर्यावरण कहते हैं। ठीक उसी तरह से परिश्रम, परि का अर्थ हुआ चारों ओर, श्रम मतलब मेहनत। तो जहां पूरी तरह से सामाजिक, आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक तरीके से जब मेहनत की जाती है तो उसको परिश्रम कहते हैं। पूरा सब कुछ लीन, समर्पण भाव के साथ जब मेहनत की जाती है तो कहलाता है परिश्रम। ठीक है, आया समझ में? तो यहां पर श्रम साध्य जाएगा। अब दूसरे विकल्पों को देखा करो कि कौन सा नहीं है। कर्तव्य हो नहीं सकता, प्रकाशन हो नहीं सकता, बचा है श्रम साध्य। तो बिल्कुल श्रम, मेहनत से ही संबंधित कविता है। कवि ने तोड़ती पत्थर में मजदूरनी का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है, सुंदर प्रस्तुति प्रस्तुत किया है, सुंदर परिचय प्रस्तुत किया है। उसका परिचय दिया है या चित्रण किया है। अब देखो यहां पर दो शब्द हैं, एक है चित्रण, दूसरा है परिचय। तो बेटा आप बताइए, कवि ने उस युवती तोड़ती पत्थर, जो पत्थर तोड़ रही है, उसका चित्रण किया है या परिचय दिया है? तो यहां पर उसका चित्रण किया है कि किस तरह की वो है, उसका चरित्र चित्रण भी किया है, उसका शरीर किस तरह से है, युवती है ना, सांवले शरीर की है, सौष्ठव, एकदम कसी हुई गठी हुई काया है, इस तरह से हम कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, तोड़ती पत्थर में असमानता का सजीव चित्रण है, तोड़ती पत्थर में शत्रुता का सजीव चित्रण है, तोड़ती पत्थर में आर्थिक विषमता का चित्रण है। क्या बताना चाहते हैं कवि? तोड़ती पत्थर कविता के माध्यम से किस तरह का सजीव चित्रण है, किसकी हकीकत, किसकी वास्तविकता को कवि बताना चाहते हैं? बताइए। असमानता, शत्रुता या फिर आर्थिक विषमता? यस, गरीबी और अमीरी का जो कहा है कवि ने कि ये जो खाई है ना, गरीबी और अमीरी के बीच में जो खाई है वो शायद कभी नहीं भरी जा सकती। गरीब लोग दिन रात मेहनत करके बेचारे आंसू बहाते रहते हैं, वहीं अमीर लोग अपना जीवन हंस खेल कर बिताते हैं, बड़े मजे से बिताते हैं, खुश होकर बिताते हैं। तो एक की किस्मत में या एक के जीवन में आंसू और दूसरे के जीवन में सिर्फ खुशी। अमीर बहुत अमीर होते जा रहे हैं और गरीब। ये आर्थिक विषमता ही तो है। जिसके पास धन संपत्ति है, पूंजी है, वो समाज में मान सम्मान और हर एक कार्य उसका पैसों के बलबूते पर हो रहा है। जो आर्थिक विपन्न है, ठीक है, संपन्नता का विलोम शब्द होता है विपन्नता। जो संपन्न है उनको कुछ भी ऐसा नहीं है कि भाई उनका असंभव हो कोई भी कार्य, हर एक कार्य उनके पैसे के बलबूते पर हो जाते हैं। लेकिन जो विपन्न है या गरीब है, कितना भी कुछ कर लें, उनको समाज में मेन स्ट्रीम में शामिल नहीं किया जा सकता। बेचारे वो मार्जिनलाइज्ड जो सोसाइटी रहती है, हाशिए पर जो लोग रहते हैं, जिनकी तरफ सामान्य वर्ग के लोग देखते तक नहीं है, ऐसी आर्थिक विषमता का ही कवि ने वर्णन किया है इस कविता में। ठीक, अब हम चलेंगे अगले प्रश्न पर। यदि आपके मन में किसी तरह का कोई प्रश्न आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं, उसका उत्तर मैं दूंगी जब आपका कमेंट देखूंगी। निराला मुख्यतः कौन से कवि हैं? छायावाद, आधुनिक काल, रीतिकाल या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों, आपको मैं कई बार बता चुकी हूं
बताइए क्या लिख रही हूं मैं? क्या लिख रही हूं? अपना सरनेम वर्मा, लाली वर्मा? अरे नहीं बाबा, इस श्रेणी में मैं, ये हैं छायावाद के आधार स्तंभ। छायावाद के आधार स्तंभ कौन हैं? ये हैं सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो निराला मुख्यतः छायावाद के कवि हैं। ठीक है, मिल गया उत्तर। ये हमेशा याद रखना, पंत, प्रसाद, वर्मा, निराला 4 छायावाद के आधार स्तंभ कहे जाते हैं, माने जाते हैं। तो निराला भी छायावाद के ही हुए। अगला प्रश्न है, निराला ने शोषकों के अत्याचार को, पहला विकल्प है निष्पक्ष, क्या किया है? उजागर किया है, समर्थन दिया है। शोषकों के जो अत्याचार को क्या किया है? उन्होंने उजागर किया है। समाज में उनकी जो भी रचनाएं होंगी वो इसी तरह की हैं ताकि हम सब की दृष्टि उनकी तरफ जाए जिनको लोग उपेक्षित समझते हैं। तोड़ती पत्थर में मजदूरनी की हृदय स्पर्शी मार्मिक स्थिति, हृदय विदारक कौन सी स्थिति का वर्णन किया है? तोड़ती पत्थर में मजदूरनी की मार्मिक स्थिति का वर्णन किया है। उन्होंने इतनी, मतलब उसके, जो भी आप कविता पढ़ रहे हो, यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखो, आपको स्वयं तुरंत उत्तर आ जाएगा कि हाँ, ये दिल को छू लेने वाली कविता है। जो इस कविता को पढ़ेगा, अर्थ को सुनेगा, समझेगा, वो महसूस कर सकेगा कि गरीबी क्या होती है, मजबूरी क्या होती है, मजबूरी में लोग क्या क्या नहीं कर जाते। ये सब कुछ बताया है इस कविता में। तो यदि आपने मार्मिक स्थिति दिया है जवाब, तो आपका उत्तर है एकदम सही। वेरी गुड, वेल डन, वेरी गुड बच्चों। इसी तरह से आप सोच समझकर जब किसी भी प्रश्न का विकल्प चुनते हैं तो वो सही निकलता है। अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे बो मत करना, 80-90 पूरे 100 की जगह 1 नंबर रह जाएगा। तो सोच समझकर आपको उत्तर चुनना है और बने रहना है मेरे साथ। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।